अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास ऐसी टर्म्स हैं जो बिल्कुल एडजेसेंट हैं, 1+t और 2+t बिल्कुल एडजेसेंट टर्म्स हैं, इसमें 1 ऐड करते हैं तो ये बन जाता है। इसके लिए मैंने आपको बता रखा है इसको 1+। वेलकम बैक। पार्शियल फ्रैक्शंस के फर्स्ट 2 सेशंस में हम इसकी 2 फॉर्म सीख चुके हैं। एक तो थी जिसमें सिर्फ लीनियर फैक्टर्स होते हैं और दूसरी थी जिसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं। आज हम थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे और साथ साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 कैसे करना है। इसमें आप देखें डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड फॉर्म में ही नहीं है, तो पहला काम तो करते हैं कि इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड टर्म से साफ दिख रहा है कि यहां से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके क्या बचा, x-1। और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो या तो 1 कॉमन आता है या -1। और यहां पर -1 कॉमन लेने का फायदा है क्योंकि उससे क्या होगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, -x हो जाएगा +x और +1 हो जाएगा -1। और जिसका क्या फायदा होगा कि ये दोनों अब बिल्कुल सेम बन गए। इसको अब लिखा जा सकता है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको लिख सकते हैं 3x + 5 x-1 कॉमन। x-1 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, x-1 कॉमन लेने के बाद बचेगा हमारे पास x² -1 बचता है। अब ये x² -1 में अगर आप, अब इसमें x² -1 में अगर आप 1 को 1² लिख दें तो फर्दर a² - b² के फैक्टर हो जाएंगे a - b इंटू a + b। एक x-1 पहले था, एक इसमें a² - b² को जब a - b इंटू a + b लिखा, एक वहां से आ गया। तो अब हमारे पास x-1 2 बार है, अगर 2 बार है तो उसको क्या लिख देंगे, x-1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल कैसे बनता है, लास्ट सेशन में भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें डिनोमिनेटर बिल्कुल ऐसा ही था, डिनोमिनेटर इसी तरह का था लगभग, बस न्यूमरेटर चेंज था। तो जैसे उसमें किया था वैसे ही इसमें करेंगे। पहले मैंने मान लिया कांस्टेंट अपॉन जो अकेला लीनियर है, कांस्टेंट अपॉन जिस लीनियर के रिपीटेड फैक्टर्स नहीं है उसको तो ऐसे ले लिया। फिर जिस लीनियर के रिपीटेड फैक्टर्स हैं, जैसे यहां पर स्क्वायर है, तो उस केस में क्या करते हैं, अनदर कांस्टेंट अपॉन इसी लीनियर फैक्टर की पावर पहले लेते हैं 1, फिर इसी लीनियर फैक्टर अनदर कांस्टेंट और इसी लीनियर फैक्टर की पावर अब लेंगे 2। बस 1 से शुरू करके जितने भी आपके पास पावर है 1 से स्टार्ट करना है। x-1 जो भी रिपीटेड लीनियर फैक्टर है उसकी पावर 1 से स्टार्ट करना है, और जो मैक्सिमम पावर है, जैसे यहां पर 2 है तो 2 तक जाना है। क्यूब होता तो एक और टर्म आती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। अभी फिलहाल इतना ही आएगा। अब जब आप राइट साइड पे भी एलसीएम ले लेंगे, लेफ्ट साइड पे तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है, क्वेश्चन यही था, राइट साइड पे भी जब एलसीएम ले लेंगे तो देखें क्या बनेगा, इधर से तो यही आएगा, राइट साइड पे ए के साथ क्या बनेगा, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद एलसीएम बनेगा तो यही यही एलसीएम बनेगा। तो ए के साथ क्या आएगा, ए के साथ आएगा x+1 से तो x+1 साफ x-1 का होल स्क्वायर। बी के साथ बनेगा, यहां x-1 का होल स्क्वायर था, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, और ऐसे ही x+1 भी बच जाएगा साथ में, एक कैंसिल हो गया, एक x-1 बचता है और एक बचता है ये x+1। और c के साथ देखते हैं क्या बनेगा, c के साथ ये पूरा कैंसिल, बचा x+1। तो इस स्टेप में मैंने एलसीएम नहीं लिया, डायरेक्ट ही कर दिया। तो देख लिया हमने कि a के साथ क्या बनेगा, b के साथ क्या बनेगा और c के साथ क्या बनेगा। अब देखते हैं एबीसी की वैल्यूज कैसे आए।
सेम पहले वाला पैटर्न चलेगा। यहां से इसको अगर मैं इक्वल टू 0 ले लूं, यहां से मेरे पास x की वैल्यू आती है -1। इस वैल्यू को पुट करते हैं, x को -1 रखा तो -3 + 5, -3 + 5 आ गया 2। -1 रखा यहां पर, x को रखेंगे -1 तो -1 -1 -2 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 4a बन जाएगा, ये बनेगा 4a। तो आप देख सकते हैं a कितना आ गया, a आ गया 2/4 मतलब हाफ। अब रखते हैं x की नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी यहां से, इसको देखते हुए x की वैल्यू क्या बनेगी, x की वैल्यू बनेगी 1। 1 रखेंगे तो इधर आ जाएगा 8, x को 1 रखने पर इधर 8 आ जाएगा। 1 रखने पर ये 0, 1 रखने पर ये 0 और x को 1 रखने पर ये आ गया 2c। यहां पर x को 1 रखा, ये बन गया 2c। 2c इज इक्वल टू 8, तो मेरे पास यहां से c की वैल्यू बनती है 4। अब x की वैल्यू रखने के मेरे पास जो दो ऑप्शंस थे, x की वैल्यू रखने के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऑप्शंस हमारे पास यहां से बनते हैं। एक बन गया -1 रख दिया हमने, एक बन गया 1 वो भी रख दिया। अब थर्ड ऑप्शन क्या होगा, x की वैल्यू रख देते हैं 0। अब हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं। मैंने कहा था कि कुछ भी रख सकते हैं और जितनी छोटी वैल्यू रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, तो 0 ही बेटर है क्योंकि 0 अब तक यूज भी नहीं हुआ। अब 0 रखने पर इधर तो आ गया 5, x को 0 रखा, इधर तो आ गया 5। यहां पर x को 0 रखेंगे तो 0 -1 -1 -1 का स्क्वायर 1, तो a आ गया यहां पर। यहां पर 0 रखेंगे तो 0 -1 -1 -1 और ऐसे यहां बन जाएगा +1, -1 इंटू +1 आ जाएगा -1 और b तो है ही साथ में, और 0 रखने पर यहां पर आ जाएगा c। अब मुझे b फाइंड करना है तो b को ले आते हैं लेफ्ट साइड पर, b को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे और a की वैल्यू हाफ रख देते हैं, c की वैल्यू 4 रख देते हैं और ये 5 भी इधर आएगा, इस 5 को भी इधर ले आएंगे। अब देखें क्या हो जाएगा, ये b की वैल्यू क्या बनेगी, b की वैल्यू बनेगी 4.5 -5, 4.5 -5, तो क्या बचना चाहिए, -हाफ बचना चाहिए, -हाफ। b की वैल्यू आ गई -हाफ। अब ये तीनों वैल्यूज a b और c हम फाइंड कर चुके हैं, तीनों वैल्यूज आपको यहां पर रखनी है इसमें, और इसको इंटीग्रेट तो आप खुद कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इस तरह का क्वेश्चन लास्ट सेशन में आप कर चुके हैं। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, और इसको भी कैसे करते हैं पहले मैंने इससे प्रीवियस सेशन में 2-3 क्वेश्चन में बताया था। तो ABC को रख के आप इसको खुद इंटीग्रेट करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट करते हैं 7th क्वेश्चन का पार्ट 1। इसमें सबसे पहला काम तो मैंने क्वेश्चन को देखते ही ये कर दिया कि न्यूमरेटर में इन दोनों टर्म्स में से मुझे दिख रहा था कि x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो यहां पर क्या रह गया, 3 पार में से 1 बाहर निकाल दी, रहेगी 2, और यहां से x कॉमन लेके आ गया -5। अब इसको आगे करने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आप इसको फैक्टराइज कर दें, 9 को 3² लिख के a² - b² बना देंगे और उसको लिख देंगे, 9 को 3² लिख के a² - b² को फैक्टराइज कर देंगे, आ जाएगा a + b इंटू a - b, और साथ में बन जाएगा इसके ये प्योर क्वाड्रेटिक। अभी इसकी फॉर्म हमने डिस्कस नहीं की है, लेकिन मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूं इस क्वेश्चन को करने का। एक रास्ता तो इसका ये बनता है, इसको फैक्टराइज कर लिया और इसको प्योर क्वाड्रेटिक की तरह रीड कर लिया।
लेकिन इससे ना ये क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाता है। तो अभी हम इसको इस मेथड से नहीं करेंगे, इस मेथड को नहीं फॉलो करेंगे। इसमें हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन, जो कि साफ देखकर पता चल रहा है एक्स स्क्वायर को टी मान सकते हैं। तो पूरे में से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह टी आ जाएगा, मतलब लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर रहा हूं। अब देखें एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम करके आगे ये सॉल्यूशन कैसे बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को टी मान के अब कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट करेंगे, इधर आ जाएगा डी टी, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और आ जाएगा dx। तो अब ये सभी वैल्यूज को यहां पर गिवन इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह हर सब जगह टी लिख देते हैं, पूरे में एक्स स्क्वायर को हटा के टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा t-5, ये हो गया t-9, और ये हो गया t+1। और बचा क्या, एक्स स्क्वायर को मैंने पूरे में t लिख दिया, बचा क्या, बचा मेरे पास x इंटू डी एक्स। x इंटू डी एक्स, यहां पर dx बनेगा, x इंटू डी एक्स की वैल्यू इस स्टेप से क्या बनती है, x dx की वैल्यू बनती है dt/2। तो x dx को हटा के लिख दिया मैंने dt/2। तो ऐसा करने से एक्स स्क्वायर को t मानने से फायदा क्या हुआ, हम इसमें प्योर क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म लगाने से बच जाएंगे और क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। अब इसका फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स तो है नहीं, यहाँ पे सिंपल लीनियर फैक्टर्स है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं आगे कैसे बनेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल बनाते हैं। मेरे पास है t-5 अपॉन t-9 और t+1। तो इसमें आपने सबसे पहले वाले सेशन में पढ़ाई था, सेकंड सेकंड सेशन में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही आए थे, a अपॉन फर्स्ट लीनियर और b अपॉन सेकंड लीनियर। अब एलसीएम ले लेंगे, इसको पार्शियल में तो हमने रिजॉल्व कर ही दिया। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो इधर तो आ जाएगा t-5, राइट साइड पे बचेगा a इंटू t+1 और b इंटू t-9। t+1 इसके साथ आ जाएगा, t-9 इसके साथ बन जाएगा। अब t की वैल्यूज चूज करके यहां से हम a और b निकाल लेते हैं। तो t की वैल्यू यहां से बनेगी 9। इसमें अगर हम t-9 = 0 लेंगे तो t की वैल्यू क्या बन जाएगी, t की वैल्यू बन जाएगी 9। t को 9 रखने पर 9 - 5 ये तो हो गया 4। t को 9 रखेंगे ये तो उड़ जाएगा, 9 - 9 0, ये खत्म। और t को 9 रखोगे जब आप यहां पे, तो 9+1 आ गया 10a। a की वैल्यू बन गई 4/10, मतलब 2/5। नेक्स्ट वैल्यू t की क्या बनेगी, यहां से बनेगी नेक्स्ट वैल्यू t की -1। -1 रखने पर इधर तो हो जाएगा -6, -1 रखने पर ये 0, और -1 रखने पर ये हो जाएगा -10b। तो b की वैल्यू बनती है, माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, 6/10 मतलब 3/5। a आ गया 2/5, b आ गया 3/5। इनको अब वापस रख देते हैं। हमारे पास इंटीग्रल ये बन गया था, हाफ तो था ही साथ में। तो इसमें i में अब a और b रख के देखें क्या बनेगा। i = हाफ तो था साथ में बाहर, उसको तो लिखेंगे ही,
ए है 2/5, ए अपॉन फर्स्ट लीनियर क्या था मेरे पास, t-9, और फिर बनेगा बी है 3/5 अपॉन सेकेंड लीनियर है मेरे पास t+1, अब बस इसको इंटीग्रेट करना है, दोनों लीनियर है, बहुत आराम से इंटीग्रेट हो जाएंगे, और ये हाफ को भी अंदर ले आएंगे, हाफ को अंदर लाएंगे आप जब, तो ये तो हो जाएगा 1/5, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 1/5, और ऊपर कांस्टेंट नीचे लीनियर, ये तो पार्शियल में कई बार आ चुका है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लॉग एक्स, और इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, और यहां पर भी वो 1 ही है तो 1 से डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे ये हाफ को हमने इससे मल्टीप्लाई किया है, बिल्कुल ऐसे ही हाफ यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहां बन जाएगा 3/10, और 1/x की इंटीग्रेशन तो log x होती है। बस अब इसमें आपको t की वैल्यू रखनी है, t की वैल्यू x² रखेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक की फॉर्म। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि प्योर क्वाड्रेटिक क्या होता है, अभी एक बार और डिस्कस करेंगे। इसमें आएगी हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक की फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्योर क्वाड्रेटिक मैंने आपको बताया था कि जनरल क्वाड्रेटिक तो ये होता है, जनरल क्वाड्रेटिक में हमारे पास होता है ax² प्लस bx प्लस c, जो कि आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। लेकिन जब हम प्योर क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो उसमें लीनियर टर्म नहीं आती, सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म आ सकती है अकेली, या क्वाड्रेटिक के साथ कांस्टेंट आ सकता है, लीनियर कभी नहीं आएगा। तो यहां पर देखें, ये इसी तरह का प्योर क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज भी नहीं हो सकता, पहले भी आया था लेकिन वो फैक्टराइज हो गया था। अब इसको हम रियल नंबर्स में फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, तो अगर फैक्टराइज नहीं कर सकते तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल क्या बनता है, पहले तो इसका बना लेते हैं जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में क्या बनता है, कांस्टेंट अपॉन x+1 अनदर कांस्टेंट अपॉन x+1 होल स्क्वायर। पहले आएगा कांस्टेंट अपॉन जो भी लीनियर फैक्टर है, फिर कांस्टेंट अपॉन अनदर कांस्टेंट अपॉन उसी की पार्ट 2, और यहां पर तो 2 तक ही है। अब इसका जब कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल बनाएंगे तो डिनोमिनेटर में तो यही आता है, और न्यूमरेटर में आता है हमारे पास लीनियर। जैसे आप इससे रिलेट कर सकते हैं, जब यहां लीनियर होता है तो ऊपर कांस्टेंट होता है, यहां पर पावर 1 होती है तो यहां 0 होती है। तो जब यहां पर पार्ट 2 है, प्योर क्वाड्रेटिक में यहां पर पार्ट 2 है, तो उससे एक कम पावर वाली टर्म ऊपर आएगी, लीनियर आएगा। और लीनियर हम कैसे मानते हैं, जनरली लीनियर मानते हैं ax प्लस बी की फॉर्म में। a और b ऑलरेडी यूज हो चुके हैं तो मैं लिख रहा हूं cx प्लस डी। तो जब भी इसका प्योर क्वाड्रेटिक का आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल बनाएंगे, नीचे यही आता है, ऊपर आता है लीनियर। लीनियर आप ax प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, जो भी कॉन्स्टेंट्स ऑलरेडी यूज हो चुके हैं उसके अलावा आप कॉन्स्टेंट्स को बस चेंज कर सकते हैं, बनता ऐसा ही है, लीनियर फॉर्म में ही बनता है। अब इसमें ए बी सी और डी की वैल्यू निकालने के लिए जब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, राइट साइड के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, तो देखें इनके साथ क्या क्या आएगा। ए के साथ बनेगा, क्योंकि एलसीएम तो सेम यही बनेगा, राइट साइड पे एलसीएम यही आएगा। तो देखें ए के साथ क्या बचेगा, ए के साथ 2x+1 थे, यहां पे x+1 का होल स्क्वायर मतलब 2 थे, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, और साथ में क्या आएगा, साथ में बनेगा x² + 1। ऐसे ही b के साथ x+1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर x+1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। b के साथ क्या बनेगा, b के साथ बनेगा x² + 1। और बिल्कुल इसी तरह से cx प्लस डी के साथ क्या बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपकी बार, x² + 1
एक्स स्क्वायर प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, वो सी एक्स प्लस डी के साथ आ जाएगा। अब आगे ए बी सी और डी की वैल्यू निकालने के लिए देखें इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। पहला काम तो सेम है जैसे हमने अब तक के क्वेश्चंस में किया था, मैंने इसमें x की वैल्यू -1 पुट कर दी। इसको देखते हुए इसको इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी, -1 बनेगी। तो x को -1 बोथ साइड्स पे पुट करते हैं। -1 पुट करेंगे तो इधर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहां तो वेरिएबल है ही नहीं। -1 रखने पर ये तो हो जाएगा 0, -1 + 1 0, ये भी -1 + 1 0, तो 0 इंटू दिस सी एक्स प्लस डी, ये पूरा भी 0 हो जाएगा। बी के साथ देखते हैं क्या बनेगा। ए के साथ वाली पूरी टर्म 0, सी के साथ वाली पूरी टर्म 0, सी एक्स प्लस डी के साथ वाली पूरी टर्म 0। बी के साथ देखते हैं क्या बनेगा। बी के साथ बनेगा x को -1 रखने पर -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 आ गया 2, तो x की वैल्यू -1 रखने पर b की वैल्यू आ गई हाफ। तो इसका तो यूज हमने कर लिया, इसका यूज करेंगे तब भी x की वैल्यू -1 ही बनेगी। इसको अगर आप इक्वल टू 0 लेकर x की वैल्यू निकालेंगे तब भी -1 बनेगी, तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। अब रह गया x² + 1, इसको 0 रख के देखें क्या होगा। अगर मैं x² + 1 को 0 ले भी लूं तो यहां से आएगा x² = -1। अब स्क्वायर तो रियल नंबर्स में कहीं भी नेगेटिव नहीं होता, रियल नंबर्स में स्क्वायर की वैल्यू कहीं भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका भी कुछ भी यूज नहीं हो पाए। तो x को -1 रख के b आ गया। अब x की और वैल्यूज रखते हैं, सपोज x की वैल्यू 0 रखते हैं। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि जब ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं तो हम और वैल्यूज रखनी शुरू करते हैं। जैसे मैंने x को यहां पर 0 रख दिया, छोटी वैल्यू ही ठीक रहती है, और छोटी वैल्यू में अब तक अगर 0 नहीं यूज हुआ तो 0 यूज करते हैं। x को 0 यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो 1 ही रहेगा। x को 0 यूज किया, 0 + 1 आ गया 1, और ये भी 0 + 1 1 आ गया, तो ये तो 1 ही बन गया, तो मतलब यहां तो a आना है। x को 0 यूज किया, 1 इंटू b, यहां पर आ गया b, x को 0 लेकर आ गया a + b, और यहां भी अगर आप x को 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, d आएगा। एक तो x को 0 लिया तो cx तो खत्म हो जाएगा, d आएगा, और x को 0 लेने पर 0 + 1, 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, तो यहां से भी क्या बनेगा, यहां से भी d बनेगा। तो मेरे पास a + b + d 1 आ गया। इसमें अगर b की वैल्यू हाफ पुट कर दें, b को हाफ पुट कर दें और इधर लाके माइनस कर दें, तो 1 - हाफ, 1 - हाफ होता है हाफ। एक और इक्वेशन बन गई, a + d = हाफ। यहां से वैल्यू कोई नहीं आ पाई, यहां से तो b निकल गया था, यहां से वैल्यू नहीं बनी, लेकिन a और d में एक रिलेशन बन गया। एक और वैल्यू पुट करते हैं, कोई छोटी वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू सपोज अब मैं 1 रखता हूं, -1 तो यूज की थी इसकी हेल्प से, और कोई ऑप्शन नहीं था तो हमने 0 रखी, और एक और छोटी वैल्यू यूज करते हैं। x को अब 1 रखकर देखते हैं। x को 1 रखने पर इधर तो वेरिएबल है ही नहीं, यहां तो 1 ही रहना है। x को 1 रखने पर इधर देखें क्या बन जाएगा। x को 1 रखा तो ये आ गया 1 + 1 2, 1 रखा ये भी हो गया 1 + 1 2, तो 2 × 2 ये आ गया 4a। यहां पर भी x को 1 रखा तो 1 + 1 2, ये आ गया 2b। x को 1 रखा यहां पर, इसमें भी x को 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, c + d, तो यहां पर आ जाएगा, और 1 रखने पर 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4।
अब इसमें b की वैल्यू पुट की जा सकती है। b की वैल्यू हाफ रखेंगे यहां पे, 4a एज इट इज। b को हाफ रखेंगे तो 2b हो जाएगा 1। b को हाफ रखने पर 2b 1 हो जाता है। ऐसे ये हो गया 4c प्लस 4d। 1 माइनस 1 0 हो गया लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर मेरे पास 0 बन गया। राइट साइड पर है 4a प्लस 4c प्लस 4d। अब इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। राइट साइड से 4 कॉमन ले लेंगे और 0/4 0 हो जाएगा। तीनों में से 4 कॉमन लेकर जब आप उसको इधर ले आएंगे तो 0/4 0 हो जाएगा। यहां से मेरे पास क्या बना, a प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं इसमें a प्लस डी को हाफ यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने a प्लस डी को हाफ यूज कर लिया। a प्लस डी को हाफ यूज करेंगे तो ये हाफ इधर आगे माइनस हो जाएगा दूसरी तरफ, तो हो जाएगा माइनस हाफ। तो c की वैल्यू भी आ गई। अब रह गया a और d निकालना। a और d को निकालने के लिए हमारे पास देखें ऑप्शन क्या रहते हैं। a और d को निकालने के लिए या तो एक और इक्वेशन बना सकते हैं ऐसे ही, जैसे मैंने x को 1 लिया 2 ले सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड जो मैं आपको पिछले 2 सेशन से कह रहा हूं कि एक और मेथड होता है, वो डिस्कस करेंगे। वो मेथड देखें क्या होता है। तो इस मेथड में हमें करना होता है कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग बोथ साइड्स में सबसे आसान रहता है सबसे बड़ी बार को कंपेयर करना या सबसे छोटी बार को कंपेयर करना। तो फिलहाल मैं कर रहा हूं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। सबसे बड़ी बार बनेगी एक्स क्यूब। अभी चेक कर लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। देखें क्या इक्वेशन बनेगी। तो या तो सबसे बड़ी बार के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं या सबसे छोटी बार के करते हैं। और जब ऑप्शंस ना बचे, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, ऑप्शंस ना बचे तो फिर और पार्ट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कंपैरिजन करना कैसे। देखें लेफ्ट साइड पे तो एक्स क्यूब है ही नहीं। सबसे बड़ी बार लेफ्ट साइड पे जनरली होगी नहीं, कभी भी नहीं होगी। तो लेफ्ट साइड पे तो एक्स क्यूब नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। राइट साइड पे देखते हैं। राइट साइड पे इनको मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब एक ही बार आएगा और उसके साथ क्या आएगा, a। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया, a हो गया। b को अंदर मल्टीप्लाई करने पर, b को आप चाहे इससे मल्टीप्लाई कर लें चाहे इससे कर लें, एक्स क्यूब आएगा ही नहीं। तो यहां से तो एक्स क्यूब बनेगा ही नहीं। यहां से देखें एक्स क्यूब कब बनेगा। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी बना दें तो ये आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर आप देख सकते हैं cx को इससे मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। cx को चाहे इससे मल्टीप्लाई कर ले चाहे इससे कर ले, एक्स क्यूब नहीं बनेगा, सिर्फ इससे बनेगा। तो cx को इससे मल्टीप्लाई करके बनेगा cx क्यूब। तो मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एक और क्या आ गया मेरे पास, c आ गया। d को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करके देख लें। d को आप इन तीनों में से किसी से भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो एक्स क्यूब नहीं बनेगा। तो ओवरऑल राइट साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या बना, a प्लस सी बना। इसमें c की वैल्यू रख देते हैं -1/2। यहां पर c की वैल्यू -1/2 रख देंगे, इधर आगे प्लस हो जाएगा। तो a कितना आ गया, c की वैल्यू -1/2, दूसरी तरफ आएगी तो +1/2 हो जाएगा। a आ गया हाफ। अब a को हाफ यहां पुट कर देंगे क्योंकि यहां पर c आ चुका था, यहां पर b आ चुका था, यहां पर a आ चुका है। a और d के रिलेशन में a को हाफ भी पुट कर देते हैं। a प्लस डी इज इक्वल टू हाफ था हमारे पास। इसमें a को हाफ पुट किया। a को जब हाफ पुट किया तो हाफ माइनस हाफ 0। d की वैल्यू क्या बनी, 0।
अब ये बस सभी वैल्यूज को जो हमने पार्शियल में रिजॉल्व किया था वहां रख के बस इंटीग्रेट करना है, वो करते हैं। तो ये जो फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल में ए बी सी डी रख के देखें क्या बनेगा। ए अपॉन लिया था मैंने, ए अपॉन था एक्स प्लस वन, ए आया हमारा हाफ, ए हाफ आया, ए अपॉन था एक्स प्लस वन। फिर था बी अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, बी कितना आया, बी भी हाफ आया। बी अपॉन था एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। फिर था सी एक्स प्लस डी, इसके बाद था मेरे पास सी एक्स प्लस डी। सी है माइनस हाफ और डी है जीरो, सी माइनस हाफ है, डी है जीरो, साथ में था यहां पे सी एक्स, सी माइनस हाफ साथ में एक्स था। तो ये हो गया मेरे पास, ये हो गया सी एक्स, डी है जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इस पूरे को बस इंटीग्रेट करना बाकी है, थोड़ा ही काम रह गया इसमें। देखें इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ये तो सीधा सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा, वन अपॉन एक्स की फॉर्म है, वन अपॉन एक्स की फॉर्म है, तो इंटीग्रेट करके क्या बनेगा, लॉग एक्स। वन अपॉन एक्स की फॉर्म है तो इंटीग्रेट करके बनेगा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि वन है। इसमें देखते हैं कैसे इंटीग्रेट होगा। इसमें या तो इसको ऊपर लाके माइनस टू बना सकते हैं, या मैंने आपको इसका डायरेक्ट मेथड बता रखा है कि इसकी पार एक कम कर देंगे, फिर जितनी भी अब ये पार बन गई, वन बन गया, इसका नेगेटिव यहां मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वन से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। अब बस इसको इंटीग्रेट करना बाकी है। ये जो माइनस वन अपॉन टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन वाली टर्म है, इसको इंटीग्रेट करना बाकी है। इसको इंटीग्रेट करने में देखें क्या होगा। अगर आप ऑब्जर्व करें कि इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव होता है 2x, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव 2x होता है, तो मुझे यहां 2x चाहिए, तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। फायदा क्या होगा, ये बन जाएगी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की डायरेक्ट फॉर्म, और एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की डायरेक्ट फॉर्म है तो इंटीग्रेट कैसे होगा, ये सब तो आप ऐसे ही कॉपी कर देंगे, और ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन फोर लॉग ऑफ एफ एक्स। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स में इंटीग्रेट कैसे होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस कांस्टेंट तो आना ही है, और इन दोनों टर्म्स को बस आप ऐसे ही कॉपी कर देंगे। तो लीजिए हमारा प्योर क्वाड्रेटिक वाला एक और क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। पार्शियल फ्रैक्शन में अब हम सभी फॉर्म्स सीख चुके हैं। आपने लीनियर फैक्टर्स, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, प्योर क्वाड्रेटिक सभी फॉर्म सीख लिए हैं। अब बस कुछ स्पेशल क्वेश्चंस रहते हैं, वो कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है कि यहां पर तो हमारे पास ना तो लीनियर फैक्टर है, इसमें ना तो हमारे पास लीनियर फैक्टर है, ना प्योर क्वाड्रेटिक है, तो इसको पार्शियल से तो कर नहीं सकते। तो इसमें जब कोई भी फॉर्म नहीं बन रही तो क्या काम आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर कुछ भी काम नहीं आता वहां पर काम आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रेशन में ये हमारे लिए भगवान की तरह है, जहां पर कुछ भी काम नहीं आता, सब कुछ फेल हो जाता है, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्वेश्चन होता है। तो इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक्स क्यूब को हम अगर टी मान लें तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास न्यूमरेटर में है, हाँ कांस्टेंट नहीं है, उसका तो हम इलाज कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को टी मान के प्रोसीड करते हैं, और इसको आई तो मान ही लिया मैंने। तो जब इसको आप एक्स क्यूब को टी मानकर प्रोसीड करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स को, डिफरेंशिएट करके आ जाएगा डी टी, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब ये सभी वैल्यूज को आई में पुट कर देते हैं। तो जब आप इसको पुट कर देंगे, एक्स क्यूब को टी पुट कर देंगे, तो देखें क्या फायदा होगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गई लीनियर,
एक्स क्यूब को टी रखा, ये आ गया लीनियर। एक्स क्यूब को टी रखा, ये भी लीनियर हो गया। ऊपर बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू बनेगी डी टी अपॉन 3। अब इसके आगे आप इसको या तो पार्शियल से कर सकते हैं, एक ऑप्शन तो है ही। दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको शॉर्ट्स के जरिए भी बताया था और पिछले सेशन में एक क्वेश्चन में अप्लाई भी किया था हमने, अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास ऐसी टर्म्स हैं जो बिल्कुल एडजेसेंट हैं, 1 प्लस टी और 2 प्लस टी बिल्कुल एडजेसेंट टर्म्स हैं, इसमें 1 ऐड करते हैं तो ये बन जाता है। इसके लिए मैंने आपको बता रखा है, इसको 1 प्लस टी लिखें या टी प्लस 1 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो न्यूमरेटर में 1 है, न्यूमरेटर में 1 है, उसकी जगह क्या लिख देंगे, क्योंकि ये एडजेसेंट टर्म्स हैं। एडजेसेंट टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है? एडजेसेंट टर्म्स का डिफरेंस होता है 1। तो न्यूमरेटर में अब हम 1 को हटा के ये लिख देंगे, और ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं, बस इस क्वेश्चन में एक बार और अप्लाई कर रहे हैं। जहां पर भी आपको ऐसा दिखे कि डिनोमिनेटर में है एडजेसेंट टर्म्स और न्यूमरेटर में है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के 1 की जगह ये लिख देंगे ग्रेटर माइनस स्मॉलर, क्योंकि वो हमेशा 1 ही आए। अब इनको अलग अलग कर देते हैं, बस इनको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, दिस अपॉन दिस करेंगे तो t प्लस 2 से t प्लस 2 कैंसिल, बचेगा 1 अपॉन टी प्लस 1। और जब दिस अपॉन दिस करेंगे तो t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल, बचेगा 1 अपॉन टी प्लस 2। बस दोनों लीनियर है, इनको इंटीग्रेट तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद t की वैल्यू रखना नहीं भूलेंगे। तो इस सेशन में हमने प्योर क्वाड्रेटिक की फॉर्म भी सीख ली, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी किए हैं। बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को और कुछ पार्ट जो मैंने आपको कहा कि आपको खुद ट्राई करने हैं, उनको करके देखेंगे। जो भी डाउट आएगा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।